In the previous lecture, you have seen the calculation of electric and magnetic field produced by a point charge in arbitrary motion. Actually, we have seen that the expression for the electric field due to a point charge in arbitrary motion has two parts. The first part is known as velocity dependent field and the second part is acceleration dependent field. And we also call the acceleration dependent field as a radiation field. Why we call the acceleration dependent field radiation field? You have seen actually the point charge radiates energy or power, and the cause of the radiation is the radiation field. Now in present lecture our aim is to find the power radiated by an accelerated point charge. So definitely we have to start with the expression for the radiation field, and then we will calculate the power radiated by a point charge in accelerated motion, because the charge in motion with uniform velocity does not radiate, but if the charged particle is in motion and motion is accelerated, then only the power is radiated. Now motion may be of two types. आप जानते हैं कि मोशन दो तरह का हो सकता है. एक को हम लोग कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन और दूसरे को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन. जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? मोशन विथ स्मॉल स्पीड और मोशन एट लो स्पीड. या आप कहिए कि जब मोशन ऐसे स्पीड से होगा जो सी के तुलना में, सी का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड इन फ्री स्पेस, उसके कंपैरिजन में अगर वेलोसिटी बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, इन दैट कंडीशन यू कॉल द मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक. तो नॉन रिलेटिविस्टिक अगर मोशन है, मतलब चार्ज पार्टिकल हमारा लो वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, उस समय एक्सीलरेटेड चार्ज के द्वारा क्या पावर रेडिएटेड होगा, उस पावर का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे वह स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यही फाइंड आउट करना हमारा एम है. और फिर इसका दूसरा सिचुएशन होता है जब आप कंसिडर करते हैं कि मोशन रिलेटिविस्टिक है, दैट इज वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा है. एक्चुअली उस कंडीशन में भी पावर रेडिएशन होगा, लेकिन वह एक सेपरेट टॉपिक होगा. लेकिन फिर अगर हम एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर एक लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा. इसलिए हमने रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एट लो स्पीड, या कहिए कि इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, हमने इस लेक्चर को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है. दो पार्ट में यह कंप्लीट होगा. एक्चुअली आप जानते हैं कि जब हम पावर की बात करते हैं या रेडिएशन की बात करते हैं तो आपने पहले क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. और पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है? तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी पास करता है या जितना एनर्जी रेडिएटेड होता है, एक्चुअली वही मैग्नीट्यूड होता है पॉइंटिंग वेक्टर का. तो निश्चित रूप से अगर हम एनर्जी रेडिएशन जानना चाहते हैं या पावर रेडिएशन जानना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंटिंग वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा. और जब पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन आ जाएगा उसके बाद आप टोटल पावर क्या रेडिएटेड होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इस फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में हम लोग केवल पॉइंटिंग वेक्टर के कैलकुलेशन को ही देखेंगे और फिर सेकंड पार्ट में टोटल रेडिएटेड पावर की बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए, चूँकि मोशन जब पार्टिकल का होता है आर्बिट्रेरली, तो उस समय आपने देखा था कि फील्ड का दो पार्ट है, एक वेलोसिटी पर डिपेंड करने वाला फील्ड और दूसरा एक्सीलरेशन पर डिपेंड करने वाला फील्ड. और आपको बताया था कि जो एक्सीलरेशन डिपेंडेंट फील्ड है वही उत्तरदायी है, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेडिएशन. तो निश्चित रूप से
इस प्रॉब्लम को डील आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको प्रीवियस लेक्चर दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन आर्बिट्रेरी मोशन वाला जो रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह आपके दिमाग में है, वो आपको याद है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए उस एक्सप्रेशन को डिराइव नहीं करना है, वो तो आप कर चुके हैं, लेकिन उसको याद जरूर रखना है। तो उसको याद रखते हुए यहाँ उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिखेंगे और फिर आगे के कैलकुलेशन को आप तब इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो निश्चित रूप से आपको पूर्व का रिजल्ट याद होना चाहिए और वह रिजल्ट देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। जैसे हमने सपोज किया कि कोई पॉइंट चार्ज है या कोई पार्टिकल है जो Q चार्ज का है और M उसका मास। फिर देखिए अगर आप कहते हैं कि पार्टिकल का मास M है तो ध्यान रहे कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करेंगे तो भले ही सिंबल हम M लिखें लेकिन उसका मीनिंग होगा रेस्ट मास, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में मास वैरी नहीं करता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो M का मतलब रेस्ट मास से ही होगा। तो लीजिए सपोज करिए कि कोई चार्ज पार्टिकल M मास और Q चार्ज का है जो इस आर्बिट्रेरी पाथ पर मान लो कि मोशन कर रहा है और P आपका फील्ड पॉइंट है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस Q के कारण प्रोड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ ध्यान से देखिए Q हमारे चार्ज का प्रेजेंट पोजीशन है और उसके रेस्पेक्ट में आपको याद होगा कि फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैपिटल R मानते थे। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज Q इन आर्बिट्रेरी मोशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस एक्सप्रेशन और डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन वेरी डिटेल in the previous lecture. So let us start with that very expression. तो आपको याद रखना है इसको। तो देखिए P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका एक्सप्रेशन होता है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R माइनस आर बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर R माइनस आर डॉट बीटा होल क्यूब एंड प्लस R क्रॉस R माइनस आर बीटा क्रॉस बीटा डॉट। ध्यान रहे जब बीटा डॉट कहते हैं तो बीटा डॉट का मीनिंग आपको बताया था कि ये वास्तव में टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है और बीटा होता है V/C। इसका मतलब बीटा डॉट का अर्थ हुआ V डॉट दैट इज dV/dt। अब बाय C जब V डॉट लिखते हो इसका मतलब dV/dt और dV/dt ही एक्सीलरेशन होता है। सो दिस इज इनफैक्ट A डिवाइडेड बाय C। बीटा डॉट का मतलब क्या है A/C और A इज एक्सीलरेशन। ओके, अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन फैक्टर है। आप दोनों टर्म को सेपरेटली Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R माइनस आर बीटा टाइम्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस आर डॉट बीटा होल क्यूब। ठीक है, और सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, दिस इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R क्रॉस R माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट डिवाइडेड बाय R माइनस आर डॉट बीटा होल क्यूब। गौर करो जो फर्स्ट टर्म है इस RHS में उसमें आता है बीटा और बीटा का मतलब है V/C। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड का यह जो पार्ट है जो फर्स्ट टर्म में डिफाइंड है ये बीटा डिपेंडेंट है। बीटा डिपेंडेंट का मतलब हुआ वेलोसिटी डिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड। फर्स्ट पार्ट इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड। लेकिन आप सेकेंड टर्म को देखिए, सेकेंड टर्म में आता है बीटा डॉट और आपने अभी देखा कि बीटा डॉट का मतलब तो एक्सीलरेशन A डिवाइडेड बाय C है। तो एक्सीलरेशन प्रेजेंट है सेकेंड टर्म में। तो इस सेकेंड टर्म को ही आप कहते हैं एक्सीलरेशन फील्ड। इसको EA सिंबल से लिखा जाता है या इसी को कहते हैं रेडिएशन फील्ड, क्योंकि दिस फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। इसलिए आप इसको ER सिंबल से भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट टर्म को मान लिया EV वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड और सेकेंड टर्म को कह दिया EA अथवा ER,
हमने ER ही लिखा है, जिससे क्लियर रहेगा कि यह रेडिएशन फील्ड है। तो आप फर्स्ट टर्म के जगह पर EV लिखिएगा, सेकंड के जगह पर ER लिखिएगा। EV का मतलब क्या है, ER का मीनिंग क्या है, ये आप सब देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन किया इस बात को कि जो E है दैट इज इक्वल टू इनफैक्ट EV प्लस ER, EV प्लस ER, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं इस बात को। तो EV जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड है, ER जो है वह रेडिएशन फील्ड है, या इसको कहते हैं एक्सीलरेशन डिपेंडेंट फील्ड। फिर आपने देखा कि EV लिखा है किसके जगह पर, Q/4πε0 टाइम्स R माइनस आर बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर R माइनस आर डॉट बीटा होल क्यूब। और जो रेडिएशन फील्ड है या एक्सीलरेशन फील्ड है, आप ER के जगह पर EA भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्सीलरेशन फील्ड या रेडिएशन फील्ड। सो इक्विवेलेंटली ER may be written as EA, and you have seen that this is equal to Q/4πε0 times R cross R minus beta cross beta dot divided by R minus R dot beta whole cube। ध्यान रहे कि हमारा एम अब है पावर रेडिएशन, और पावर रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यही फील्ड ER। इसीलिए भले ही हमने EV के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन अभी EV से हम कोई काम नहीं करेंगे। आगे का हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वह सब होगा इन टर्म्स ऑफ ER, ठीक है। ER के टर्म में ही आप इसको फाइंड आउट करेंगे। और ER जानते हैं आप कि इसको रेडिएशन फील्ड कहते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल है रेडिएशन फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। अब जैसा हमने कहा कि हमारा पहला एम है पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना। क्यों पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे? क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर का मीनिंग ही होता है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड को क्या कहते हैं? पावर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर का मीनिंग है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो पावर निकालना है तो निश्चित रूप से पॉइंटिंग वेक्टर निकालना होगा, ओके। अब पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन जानने के पहले हम लोगों को जो ER का एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक कन्वीनियंट फॉर्म में लाएंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन पॉइंटिंग वेक्टर का इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, जो सिचुएशन है, फर्स्ट केस आपने क्या लिया है कि मोशन इज नॉन रिलेटिविस्टिक। अभी तो जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ कि वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम रेस्ट्रिक्टेड मोशन की बात कर रहे हैं। चूंकि हमने कहा कि देयर आर 2 केसेज, हम पावर कैलकुलेशन 2 केस में करते हैं। पहला केस क्या लेते हैं? लो स्पीड, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, और दूसरा केस लेते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन, जबकि वेलोसिटी बहुत हाई होता है। तो अभी प्रेजेंट लेक्चर में लो वेलोसिटी को कंसिडर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर वेलोसिटी लो है, कहने का मतलब मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ER का एक्सप्रेशन है वह क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको देखेंगे और फिर उसको कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर आप बात करते हैं कि मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक है, दैट इज कि वेलोसिटी बहुत ही लो है, तो लो वेलोसिटी के केस में हम लोग जानते हैं कि V इज मच स्मॉलर दैन C, and when you say V is much smaller than C, it means V by C is much smaller than 1। लेकिन V by C को कहते क्या है? बीटा। इट मीन्स बीटा इज मच स्मॉलर देन 1। और आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर 1 से बहुत छोटा है, इसका मतलब 0 के आसपास है, तो इस कंडीशन को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल लिमिट। तो ये जो क्लासिकल लिमिट का कंडीशन है कि बीटा इज मच स्मॉलर देन 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बीटा इज टेंडिंग टुवर्ड 0। लिख सकते हैं कि नहीं? 1 से बहुत छोटा, इट मीन्स 0 के क्लोज। सो यू कैन से एट व्हेन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और मोशन ऑफ द
point charge is taking place at low speed, then beta will tend to 0. तो ER का जो जनरल एक्सप्रेशन है, अब उस पर यह कंडीशन इम्पोज करेंगे कि बीटा 0 को टेंड कर रहा है या बीटा 1 से बहुत छोटा है, तब ER का एक्सप्रेशन क्या होगा आप इसको देखिए। जहाँ भी बीटा वाला टर्म होगा हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे दूसरे टर्म के रेस्पेक्ट में, बीटा वाले टर्म को नेग्लेक्ट करना होगा। ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, r माइनस आर बीटा। अब बीटा इज वेरी स्मॉल, इट इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो r माइनस बीटा में r बीटा को r के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में केवल r माइनस बीटा के जगह पर क्या बच जाएगा, सिर्फ r। और फिर डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में फिर प्रेजेंट है r डॉट बीटा, तो दिस r डॉट बीटा विल बी ऑल्सो नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू दिस r। तो जब r डॉट बीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर में r बच जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा r क्यूब, और न्यूमरेटर में जब r बीटा को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, r क्रॉस बीटा डॉट। बात देख रहे हैं, तो वही सिंप्लीफाई करके आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वही सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा गया कि ER इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R क्रॉस R बीटा डॉट बाय R क्यूब। बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो R वेक्टर है हम उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मानते हुए आ रहे हैं n हैट। तो वेक्टर R को अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करें तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल टू आर एन हैट, ओके, एंड क्रॉस, फिर इस वेक्टर R के जगह पर लिख देंगे आर एन हैट अक्रॉस बीटा डॉट डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके। अब देखिए आर एन हैट और यहाँ भी आर एन हैट, आर स्क्वायर बाहर आएगा और वह आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे है आर क्यूब, तो आर स्क्वायर के साथ कैंसिलेशन के बाद जो डिनोमिनेटर में केवल आपको क्या बच जाएगा, r। सो एक्सप्रेशन बिकम्स q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c टाइम्स n हैट क्रॉस बीटा डॉट। नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज की जो रेडिएशन फील्ड है ER, उसका एक्सप्रेशन इस रूप में आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो n हैट क्रॉस बीटा डॉट, ये क्या है, यह तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आप डेफिनीशन जानते हैं, उस डेफिनीशन से n हैट क्रॉस बीटा डॉट को अब सिंप्लीफाई करेंगे और आप इसके परिभाषा को जानते हैं, उससे आप इसको कर सकते हैं। देखिए, तो ER को अब क्या लिखेंगे, जहाँ था n हैट क्रॉस बीटा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनीशन से उसको क्या लिख रहे हैं, n हैट डॉट बीटा टाइम्स n हैट माइनस n हैट डॉट n हैट टाइम्स बीटा डॉट। सो ER का एक्सप्रेशन हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C टाइम्स n हैट डॉट बीटा डॉट टाइम्स n हैट माइनस n हैट डॉट n हैट टाइम्स बीटा डॉट ओवर R, ओके। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि बीटा डॉट, पहले ही आपको बता दिया है, बीटा डॉट जब आप कहते हैं तो इसका मतलब डी बीटा बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, और बीटा होता है v बाई सी, तो बीटा डॉट का मतलब है v डॉट बाई सी। सी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, और v डॉट मतलब डी वी बाई डी टी जो है एक्सीलरेशन। सो बीटा डॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई सी, जो आपको हमने पहले भी बताया था अभी। तो अब जहाँ भी बीटा डॉट है हमारे एक्सप्रेशन में, आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर दोनों टर्म में बीटा डॉट प्रेजेंट है, उसके जगह पर क्या लिख देंगे, a बाई सी, ओके। तो बीटा डॉट हो गया a बाई सी, फिर यहाँ भी बीटा डॉट हो गया a बाई सी। तो
सी तो जो 1/c आएगा उसको अगर आप बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो 1/c को बाहर कर लेंगे और c एक पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ हो जाएगा c², ठीक है, और हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा n हैट डॉट a टाइम्स n हैट। और फिर आप जानते हैं कि n हैट तो यूनिट वेक्टर है, तो किसी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। जैसे i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, ठीक उसी तरह से n हैट डॉट n हैट क्या होगा 1। तो n हैट डॉट n हैट की जगह पर 1 लिख दिया तो सीधा बच गया आपको a। सो द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द रेडिएशन फील्ड ER इज व्हाट? This is Q over 4 pi epsilon naught c² times n hat dot a times n hat minus a divided by r, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलग से जानने का ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो रिलेशन होता है हम उससे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि B इक्वल होता है n हैट क्रॉस E डिवाइडेड बाय C। तो अगर हम BR लिखें, BR का मतलब है ये भी रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो रिस्पॉन्सिबल होगा रेडिएशन के लिए दैट इज BR, R सबस्क्रिप्ट रेडिएशन के लिए लिखा गया है। सो BR को क्या लिख सकते हो? n हैट क्रॉस ER डिवाइडेड बाय C। अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेडिएशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी HR डिफाइन करना चाहें तो आपको मालूम होगा कि H और B के बीच क्या रिलेशन होता है कि H इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सो HR को लिखेंगे BR बाय म्यू नॉट और BR का एक्सप्रेशन यहाँ पर है n हैट क्रॉस ER डिवाइडेड बाय C, वह पुट कर दीजिए। सो HR बराबर क्या हो गया? n हैट क्रॉस ER ओवर म्यू नॉट C। नहीं, अब देखो, अगर तुम E और H जानते हो तो पॉइंटिंग वेक्टर के डेफिनेशन को याद करो। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बार बार हम लोग पढ़ते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो पॉइंटिंग वेक्टर का मीनिंग समझने में अभी भी, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, तो फिर से मेरा वीडियो देखिए। पॉइंटिंग वेक्टर पर 2 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और पॉइंटिंग वेक्टर का जो डिफाइनिंग इक्वेशन है दैट इज व्हाट? हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को S सिंबल से जनरली डिनोट करते हैं एंड दैट S इज डिफाइंड एज E क्रॉस H, E क्रॉस H। तो E क्रॉस H होता है जनरल डेफिनेशन। तो इस केस में चूंकि रेडिएशन फील्ड के कारण पॉइंटिंग वेक्टर होगा तो पॉइंटिंग वेक्टर का सिंबल भी लिख देंगे SR जो रेडिएशन को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट SR विल बी व्हाट? दैट विल बी ER क्रॉस HR। और हमने कहा ना कि इस पार्ट में तो हम केवल पॉइंटिंग वेक्टर ही जानने जा रहे हैं जिसका मीनिंग होगा पावर रेडिएटेड थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से गुजरने वाला पावर या रेडिएटेड पावर, उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर बाद में सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर ऑन दिस सब्जेक्ट हम लोग टोटल पावर रेडिएशन की बात करेंगे। तो इजीली अब आप पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए कि SR इज इक्वल टू व्हाट? ER क्रॉस HR। ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन है। सो दिस विल बी इक्वल टू ER क्रॉस, और अभी आपने HR फाइंड आउट किया कि HR किसके बराबर है? n हैट क्रॉस ER डिवाइडेड बाय म्यू नॉट C। तो HR के जगह पर यह लिख दिया। ध्यान से देख रहे हैं। अब फिर देखिए 1 ओवर म्यू नॉट C अलग कर लिया तो बाकी क्या बच रहा है? ER क्रॉस n हैट क्रॉस ER। फिर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। नहीं, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगेन डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? ER डॉट ER इंटू n हैट माइनस ER डॉट n हैट टाइम्स ER। This is just the definition of triple vector product. अब देखो, this will be what?
ER.ER, आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर स्वयं के साथ लेते हैं तो वह वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। सो ER.ER, दिस इज सिंपली ER स्क्वायर। और हमारा जो ER वेक्टर है वह n हैट वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, n हैट वेक्टर पर परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सप्रेशन में आता है, E के एक्सप्रेशन में n हैट क्रॉस r। तो ये जो n हैट वेक्टर है यह वेक्टर r के डायरेक्शन में है और r वेक्टर के डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में जब यह ER n हैट पर परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? 0, क्योंकि A डॉट बी क्या लिखते हो? AB cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0, तो प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इसलिए ER चूंकि n हैट पर परपेंडिकुलर है इसीलिए ER डॉट n हैट 0 होगा और जो सेकेंड टर्म आपके एक्सप्रेशन में है दैट विल वैनिश, दैट विल बी 0। इसलिए हमने लिखा भी नहीं उसको। इसलिए SR का एक्सप्रेशन आपको क्या मिल रहा है? ER स्क्वायर n हैट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट C। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। आर्बिट्रेरी मोशन वाला जो कैलकुलेशन था थोड़ा टीडियस था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको बिल्कुल यह एकदम सिंपल लगता होगा, एकदम लॉलीपॉप जिसको कहते हैं उस तरह का कैलकुलेशन है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। फिर देखिए, इस म्यू नॉट C फैक्टर के जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट वाला फैक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको मालूम है कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड c होता है उसका स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मालूम है? अब ऐसा करो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू C को यहाँ ले आओ और तो बाकी बच जाएगा 1/μ0 इंटू C। तो आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट C बराबर हो जाएगा किसके? 1/μ0 इंटू C के। तो 1/μ0 C उसके जगह पर लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट इंटू C। अब बाकी जो ER स्क्वायर इंटू n हैट है वह लिख दिया। ओके, अब ER का एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ध्यान से देखिए कि ER का एक्सप्रेशन हमारे पास है जो आपने फाइंड आउट किया था अभी इस इक्वेशन नंबर 1 में। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ER। और हमारे एक्सप्रेशन में आता है ER का स्क्वायर। जब ER का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब ER डॉट ER लेंगे। तो सोचो कि इसका प्रोडक्ट इसी के साथ लेना है तो क्या होगा? Q/4πε0 C स्क्वायर और फिर इस एक्सप्रेशन में n डॉट A n हैट माइनस A डिवाइडेड बाय R, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लेना है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जब स्वयं के साथ इसका लेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा वह आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C Q²/4πε0 C स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाकी रिमेनिंग फैक्टर पर स्क्वायर डाल दिया n हैट डॉट A इंटू n हैट माइनस A होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, टाइम्स n हैट आपको शुरू से आ रहा है। अब इसी फैक्टर को n हैट डॉट A टाइम्स n हैट माइनस A होल स्क्वायर, इसको जस्ट सोचो कि हम A माइनस B के होल स्क्वायर पर सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ जहाँ वेक्टर रहेगा वहाँ स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा। तो देखिए कि यह सिंप्लीफिकेशन बड़ा ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो पहला टर्म है उसको ज़रा गौर करिए कि फर्स्ट टर्म आपका है n हैट डॉट A टाइम्स n हैट, इसका स्केलर प्रोडक्ट इसी के साथ लेना है। तो n हैट डॉट A ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इनटू है n हैट, नहीं, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? स्वयं के साथ, A स्क्वायर वाला टर्म है। तो n हैट डॉट A टाइम्स n हैट लिखेंगे। अब देखो n हैट डॉट A इंटू n हैट डॉट A स्केलर है तो वो होगा n हैट डॉट A स्क्वायर। तो
दिस विल बी एन हैट डॉट ए स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म क्या होगा, एन हैट डॉट एन हैट। लेकिन एन हैट डॉट एन हैट तो 1 है, इसलिए ए स्क्वायर जहाँ फॉर्मूला में लिखते हैं वहाँ होगा सिंपली एन हैट डॉट ए का होल स्क्वायर। ओके, और फिर 2ab वाला टर्म, तो 2ab, तो ए के जगह पर एन हैट डॉट ए टाइम्स एन, अब बी के जगह पर है ए, फिर लेकिन उसका स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा, तो वह होगा एन हैट डॉट ए। सो देयर विल बी 2n हैट डॉट ए इंटू एन हैट डॉट ए, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, ए डॉट ए, और ए डॉट ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यही काम हमने यहाँ किया है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। सो दिस विल बी एन हैट डॉट ए स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म, 2n हैट डॉट ए इंटू होगा एन हैट डॉट ए, अब प्लस ए डॉट ए, उसको लिख दिया ए स्क्वायर। ओके, बाकी तो जो चीज़ जैसा था वहाँ आपने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई सी क्यूब, ये लिख दिया, और एन हैट यूनिट वेक्टर शुरू से आते जा रहा है। लेकिन अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो टर्म है एन हैट डॉट ए होल स्क्वायर, और यहाँ सेकेंड टर्म है माइनस 2n हैट डॉट ए होल स्क्वायर, एन हैट डॉट ए इंटू एन हैट डॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा, एन हैट डॉट ए होल स्क्वायर। तो एन डॉट ए के स्क्वायर में से 2n डॉट ए के स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा माइनस एन हैट डॉट ए का स्क्वायर, और यहाँ जो ए स्क्वायर है उसे पहले लिख लिया, यह प्लस है। सो योर एक्सप्रेशन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई सी क्यूब। इसको एक्चुअली अरेंज करके लिखा गया है, जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो होल स्क्वायर था तो एक सी तो ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर होगा और सी क्यूब बचेगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अक्सर हमारे फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर आता है, तो हमने इसीलिए इसको सेपरेट कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई सी क्यूब को अलग लिख लिया है। ये केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर जो सामान्य तौर पर स्टैंडर्ड रिजल्ट में रहता है उसके लिए इसको सेपरेट करके लिखा गया है। ओके, अब देखिए, अब अगर आप मान लेते हैं कि आपका जो एन हैट वेक्टर है, मतलब इसको आप वेक्टर आर भी कह सकते हैं, एन आर ही के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एन हैट है, अगर इस वेक्टर के साथ एक्सीलरेशन वेक्टर जो एंगल बनाता है वो अगर थीटा है, तो स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनीशन से एन हैट डॉट ए को क्या लिखोगे, एन हैट डॉट ए को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एन हैट इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, आप जानते हैं। लेकिन एन हैट तो 1 है, तो दिस इज 1 इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कहने का मतलब ए कॉस थीटा। ठीक है उसका स्क्वायर। इसीलिए आप देखिए सेकंड स्टेप में एन हैट डॉट ए के होल स्क्वायर के जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक्सआर के लिए एक्सप्रेशन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर टाइम्स एन हैट। ओके, अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों टर्म में ए स्क्वायर प्रेजेंट है, उसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर देखो कॉमन आ गया, तो बच क्या रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एन हैट। ओके, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है फाइनली एस आर के लिए, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर के लिए, वह क्या हो रहा है
1/4πε0 q स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4πc³ r² इंटू n हैट। इसका मतलब ये जो पावर रेडिएशन हो रहा है, ध्यान से देखो, एस आर, वो एन हैट के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वेक्टर आर के डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएटेड होगा। पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन एन हैट के तरफ है। साथ ही साथ यह थीटा डिपेंडेंट है। अलग अलग डायरेक्शन में एस आर का वैल्यू अलग अलग होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। एस आर जानना ही, एक्सप्रेशन जानना अभी इस फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर का एम है। जब टोटल पावर कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर में, तब हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। चूंकि एस आर डिपेंड करता है थीटा पर, तो टोटल पावर जो रेडिएटेड होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा इन एक्सीलरेटेड मोशन, वह भी थीटा डिपेंडेंट होगा। तो हाउ विथ थीटा दैट पावर रेडिएशन वेरीज, ये आपको डिस्कस करना है। और एक बात मैं बता दूं कि इस प्रॉब्लम का मेन जो पर्पस है वह पावर रेडिएशन जो होता है उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना ही महत्वपूर्ण है, कि हाउ इट वेरीज विथ थीटा, डिफरेंट डायरेक्शन में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में सेम पावर रेडिएट करता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि सेलेक्टेड डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में आप देखेंगे कि जब यह अभी भी देख सकते हो, अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और पावर जो एस आर है वह मैक्सिमम होगा किस डायरेक्शन में, तो एन हैट या जो हमारा आर वेक्टर है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में, या ऐसे कहो कि एक्सीलरेशन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पावर रेडिएशन सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर हम लोग बात करें एन हैट के, थीटा का वैल्यू अगर 0 ले लें, मतलब एक्सीलरेशन अगर सपोज करो कि जो हमारा एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में हम लोग पावर रेडिएशन जानना चाहेंगे, तो थीटा का वैल्यू 0 लेना होगा, नहीं। और थीटा अगर 0 ले लिया तो साइन 0 0, इसका मतलब नो पावर और नो पॉइंटिंग वेक्टर विल ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट, है ना। और ये एक्चुअली अभी हम डिस्कस भी इस बात को नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली इसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में जब पावर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिखना होगा। इसलिए यह मत सोचो कि एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आप इसी कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट में चलेंगे, एसआर का एक्सप्रेशन लेते हुए तब पावर कैलकुलेशन की बात करें। तो एसआर का एक्सप्रेशन, दैट इज कि पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया, जो इस फर्स्ट पार्ट के लेक्चर का हमारा एम था। और इसके बाद सेकंड पार्ट में टोटल पावर रेडिएशन की बात करेंगे। तो जैसा अभी हमने कहा कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर which represents the flow of energy per unit area per unit time। आप जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज पर यूनिट टाइम जो एनर्जी फ्लो करता है उसको पावर कहते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि दिस इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया से कितना पावर रेडिएटेड होगा वह थीटा पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमारा फाइनल एम क्या है, टोटल पावर रेडिएटेड कितना होगा उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो सेकंड पार्ट में करेंगे, और तब ये कंप्लीट हो। इसलिए निश्चित रूप से जब आप यह वीडियो देखते हैं तो कंटिन्यूएशन में, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछेगा तो जो अभी तक कैलकुलेशन किया इतना नहीं पूछेगा, बल्कि दोनों को कंबाइन करके कंप्लीट पावर कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा।